गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था लास्ट क्विज में कि जब हम लोग अगली क्विज करेंगे तो उसमें कुछ ना क्वेश्चन मैं डीआई के लिए करूंगा। ये क्वेश्चन देखिए बैंकिंग वालों के लिए तो 100% फ्रूटफुल है। जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनका भी पिछले 1 या 2 साल से ना आपका अर्थमेटिक थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगा और ये सारे क्वेश्चन आपके अप टू मेंस लेवल के हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, उस क्वेश्चन को पहले आप एक बार ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। करा सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय ए बी सी डी ई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोपोर्शनल टू देयर पर्सनल एफिशिएंसी। यानी टोटल पर्सन कितने हैं, ए बी सी डी ई, इनकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं इनके एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मतलब जो जितना एफिशिएंट होगा उसको उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। वैसे ये प्रैक्टिकली भी है और यहाँ पे बोला भी है कि इनकी जो सैलरी है वो इनके वर्क के एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रही है। पहली लाइन यही दिया हुआ है। ठीक है, करा ई इज द मोस्ट इफिशिएंट एम्प्लॉय, यानी ई जो है वो सबसे अच्छा एम्प्लॉय है। दैट्स मीन्स कि इसकी सैलरी भी क्या होगी, आपकी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है क्या कि आप एक एक स्टेप पढ़ें और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आए उसको आप नोट डाउन करते जाएं। आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ बी सी एंड ई इज, यानी हमसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, वो पूछा जा रहा है आपका बी सी और ई की सैलरी का रेशियो। आगे कह रहा है डी सैलरी इज 9000, यानी अब हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो डी की सैलरी है वो क्या है, 9000। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 9000 एंड इज डैश % मोर देन ए, यानी ये बताना, यानी सेकंड क्वेश्चन अब हमसे हमारे पास आ गया। जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है वो यही है कि डी जो है वो कितना % मोर है किससे, ए से। क्लियर, यानी कह रहा है आपका इज डैश % मोर देन ए, यानी डी जो है वो डी की सैलरी ए की सैलरी से कितना % ज्यादा है, या डी की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी से कितना ज्यादा है। सैलरी और एफिशिएंसी दोनों क्या है, डायरेक्टली है, तो कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम आना है। आगे क्या कह रहा है, मोर देन सी कैन डू द सेम जॉब इन 9 days विच डी टेक्स 11 days। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, सी और डी इनके डेज का रेशियो है 9 और 11। क्वेश्चन कह रहा है कि सी टेक्स 9 days विच डे 11 days। ठीक है, यानी सी उस काम को 9 days में कर रहा है जिस काम को डी जो है वो 11 days में कर रहा था। अगर इनके एफिशिएंसी डेज का रेशियो 9:11 है तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 11:9। यानी अब हम यहां पे कह सकते हैं कि अगर डी की एफिशिएंसी 9 है तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 11 होगी। सैलरी जो है एफिशिएंसी के डायरेक्टली है, तो अगर 9 की वैल्यू 9000 तो 11 की वैल्यू 11000, यानी 2% का हमें मिल गया सी और डी का। आगे देखते हैं फिर। क्लियर, आगे क्या कहता है, सी एंड डी टुगेदर आर, यानी ये थर्ड क्वेश्चन आ गया, सी एंड डी टुगेदर। ठीक है, सी एंड डी टुगेदर आर एज एफिशिएंट एज बी, यानी इनका भी कंपेयर करना हमें किससे, बी से। ठीक है, हुज सैलरी इज 10,000, यानी अब किसकी बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है कि बी की सैलरी कितनी है, 10,000। तो अब आप यहां पे देखिए, अगर इसकी सैलरी 9,000 तो एफिशिएंसी 9, इसकी सैलरी 11,000 तो एफिशिएंसी 11, तो इसकी सैलरी 10,000 तो एफिशिएंसी भी क्या होगी, 10 होगी। यानी यहां पे हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर करा, सी एंड डी, तो सी एंड डी कितना हो गया आपका, 11 और 9 20, यानी यहां पे अगर हम बात करें तो 20 कह रहा है और इसका कितना है 10, ये इससे कितना % ज्यादा है। आरी बात सुनिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आपका कि सी एंड डी टुगेदर आर डैश एज एफिशिएंट एज बी, यानी कितना एफिशिएंट है, यानी ये नहीं पूछा जा रहा कितना ज्यादा है। देखिए यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए, अगर ये पूछा जाता सी एंड डी आर मोर एफिशिएंट देन बी, तब तो हम पता करते हैं कि 20 जो है वो 10 से कितना % ज्यादा है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, सी एंड डी आर टुगेदर आर डैश एज एफिशिएंट एज बी, यानी दोनों का सिंपल कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 20/10 × 100 यानी 200%,
ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 200%, क्योंकि हमें सी और डी का कितना है 20 और बी का कितना है 10, तो 20 जो है वो 10 का कितना है 200% टाइम है। यहां से भी देखेंगे तो 11 और 9 20,000, 20,000 10 का क्या है 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 200%, यानी यहां से एक क्वेश्चन तो हमें फाइंड हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो ऑफ बी सी एंड सीई, बी सी एंड सीई आर इक्वल। क्लियर? यानी जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है बी रेशियो, सी जो है वो सी रेशियो क्या है ई है। तो यहां पे हमें देखिए हमें बी और सी कहीं ना कहीं पता है, तो हमें पता किसको करना है ई को। तो यहां से ई की अगर हम बात करें तो ई की जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आएगी सी स्क्वायर बाई बी, सी स्क्वायर बाई बी। सी की एफिशिएंसी हमें पता है और बी की भी पता है। सी का कितना है 11 यानी 121 और बी की वैल्यू कितनी है 10, यानी ई की एफिशिएंसी आ गई 121/10। अब देखिए यहां पे अगर 9 एफिशिएंसी है तो 9000, 11 एफिशिएंसी है तो 11,000, तो 10 एफिशिएंसी है तो 10,000। तो इसकी भी अगर हम सैलरी को लेके जाएं तो 1000 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, यानी ये बन जाएगा 12100, यानी 12,100। हमसे रेशियो किसका पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे ध्यान से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सैलरी का रेशियो किसका पूछा गया है, सैलरी या एफिशिएंसी किसका पूछा हुआ है, इज रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ बीसी, सैलरी का पूछा जाए एफिशिएंसी का बीसीई। तो अब देखिए यहां पे आपको क्लियर हो जा रहा है कि इन तीनों का जो रेशियो बनेगा, यहां देखिए बीसीई, तो 2 जीरो कैंसिल होते जाएंगे, यानी 100 रेशियो 110 रेशियो 121, यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। क्लियर? आ रही बात समझ में? फर्स्ट भी सॉल्व हो चुका है हमारे पास, थर्ड भी सॉल्व हो चुका है, डी सॉल्व करना है सेकंड का मतलब कहीं ना कहीं हमें ए पता करना होगा। आगे चलते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, बस ए का बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 9020, कह रहा सारे इंप्लॉय का जो एवरेज है वो क्या है 9020। अब यहां पे ध्यान से देखिए आपके पास 2 चॉइस है, सारे इंप्लॉय यानी पांचों इंप्लॉय, तो 9020 को आप 5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, उसमें से इन चारों की वैल्यू को क्या कर लीजिए ऐड करके माइनस कर लीजिए, आपको ए मिल जाएगा। पहला तरीका जो बेसिक एवरेज है कि 5 लोगों का एवरेज दिया हुआ कितना 9020, तो 5 से हम उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 4600, सबको ऐड करेंगे। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए 10,000 और ये 30,000 और ये आपका कितना हो गया 42,100। बात समझ में आ रही है? और वहां पे हमारे पास कितना आपका 9020 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ 5 से, तो वहां पे कितना आ गया आपका 4500 प्लस 1 यानी कितना हो गया 4600। उसमें से हम इस सारी वैल्यू को क्या कर ले माइनस कर ले, एक तरीका वो है। दूसरा क्या है कि आप यहां पे चाहें तो एफिशिएंसी लगा सकते हैं। ठीक है, वहां पे टोटल मैंने बताया 45,100, ये पांचों का आ गया ए बी सी डी ई, इन सबको ऐड करें तो 10 और 11 21 और 9 आपका 30 और 12 यानी 30 कितना हो गया 42,100। इसमें से 42,100 को माइनस करेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा हमारे पास 3,000, यानी इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो क्या आ गया 3। एक तो ये था कि आपने पूरा बेसिक से सॉल्व किया, दूसरा आप ये कर सकते थे यहां पे आप डेविएशन लगा सकते थे कि ये वैल्यू 800 एक्स्ट्रा है, ये वैल्यू कितना एक्स्ट्रा है, ये वैल्यू कितना एक्स्ट्रा, जो वैल्यू बैलेंस बचती वो हम यहां पे पुट कर देते, तो थ्रू डेविएशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन सारी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी इज -% मोर ए डी। अब देखिए यहां पे ये 9000 और ये क्या है 3000 है, या एफिशिएंसी के बेस पे देखा जाए तो ये 3 और ये 9 है, कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, 6 बाई हम क्या करेंगे 3। बात समझ में आ रही है? यानी कितना हो जाएगा 200%, यानी इसका भी आंसर आ जाएगा 200%। यानी फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व, सेकंड भी सॉल्व, थर्ड भी सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इतना मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एफिशिएंट पर्सन। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, तो ऑल द एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी अपने पास कितनी है 9020। कह रहा है ये मोर देन, यानी कहीं ना कहीं हमें परसेंटेज में कंपेयर करना, मोर देन
एवरेज सैलरी ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट हमारे पास कितना है, हाईएस्ट कितना है 12,100, लोवेस्ट कितना है 3,000, इनका एवरेज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15,100, 15,000 का हाफ कितना हो गया 75,000 और 100 का आपका 50 यानी 7550 करा। ये वैल्यू इससे कितनी परसेंट ज्यादा है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। यानी जो आपका एवरेज सैलरी है 9020 इज व्हाट परसेंट मोर देन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एवरेज सैलरी। तो यहां पे सीधे सीधे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी ये हो गया आपका 1530, ठीक है। यहां पे 7550 ये कितना है आपका 9020 यानी 1500 से कम हो जाएगा यानी 1470। क्लियर, 0 7 5 12 4 5 9 1 10 7 1 8 1 9, ठीक है। किससे कंपेयर करना है, क्या पूछ रहा है, एवरेज सैलरी मोर देन एवरेज ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, यानी इससे कंपेयर करना है 7550 14 25 70 5 20। ये देखिए इसका नियर बाई 5 टाइम्स है और इनटू 100 यानी नियर बाई 20% जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा। नियर बाई 20% आपका एक ही ऑप्शन है 19.47%। आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 14 5 जा 70 यानी ये वैल्यू 5 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो ये वैल्यू 20 से थोड़ी सी कम, यानी इसका क्या हो जाएगा आपका 19.47%। तो ये आपका एक कैशलेट टाइप का है जिसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बेसिकली आपका एफिशिएंसी और सैलरी पे डिपेंड क्वेश्चन है। क्लियर, इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नोट कर लें इसको आप लोग। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको पहले देख लें, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन है जो अलग अलग टॉपिक से हैं, तो आपको एक साथ 4 या 5 चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग पहले क्वेश्चन को देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इसमें भी करने का आपका सेम वही पैटर्न होगा, आपको जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप नोट डाउन करते रहिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर करते जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या करा, शिवांगी कवर अप स्ट्रीम इन 16 आवर्स इन अ बोट टू ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम द शॉपिंग मॉल टू हर ऑफिस। यानी मॉल से वो कहाँ जा रही है, ऑफिस, और कैसे जा रही है वो, अप स्ट्रीम। यानी इधर से अगर वो जा रही है अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, बोट माइनस करंट। कितने टाइम में, 16 आवर्स में, यानी उसको यहां से यहां आने में कितना लग रहा है आपका 16 आवर्स। While it takes 6 hours to cover 3/4 of the same distance running downstream, यानी इसका अगर वो 3/4 डिस्टेंस कवर करती है किससे, बोट प्लस करंट से, तो उसको कितना लग रहा है 6 आवर्स। क्लियर, आगे क्या करा 6 आवर्स। द स्पीड ऑफ करंट, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें पूछा जा रहा है आपसे स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द मॉल इज 640 किलोमीटर। ये तो ठीक है, सारी चीजें दे दिया गया, यानी 640 किलोमीटर। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है 640 किलोमीटर, अगर वो बोट अप स्ट्रीम जा रही है तो 16 आवर, यानी हम यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो 640 ओवर 16, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बोट माइनस करंट। क्लियर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 640, टाइमिंग कितना है 16 आवर, यानी वैल्यू कितनी हो गई 40 किसकी, बोट माइनस करंट की। कह रहा है 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो गया 480, 640 का 3/4 4 16 16 3 48, किससे जा रही है वो, बोट प्लस करंट, तो क्या लग रहा है उसको 6 आवर। 6 आवर का मतलब क्या हो गया 80, ये क्या है आपका बोट प्लस करंट। 2 इक्वेशन है, हमसे क्या पूछा गया है आपका करंट का, तो इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 2c इक्वल टू 40 देन c इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये है कि हम लोग स्टेटमेंट को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। सिंपली बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बाकी इसका आगे कुछ लेना देना नहीं है कि यहां से यहां डिस्टेंस कितना है 640, जाना कैसे अप स्ट्रीम, तो 640/16 यानी 40 बोट माइनस करंट। आना कितना है 3/4, 3/4 का मतलब 480, टाइमिंग कितना 6 आवर, यानी बोट प्लस करंट कितना हो गया 80।
इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किए, बी से बी कैंसल, सी प्लस सी 2c, 80 माइनस 40 40, सी की वैल्यू 20 किलोमीटर पर आवर। बस यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब आगे क्या करा, आफ्टर सेंडिंग सम आवर्स इन द मॉल, यानी मॉल में कुछ टाइम बिताने के बाद सी बाई एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, यानी अब यहां पे करते हैं 20% के डिस्काउंट पे उसने एक आर्टिकल परचेज किया, ठीक है। सी फाउंड द सेम आर्टिकल इन अनदर शॉप विद द सेम लेवल प्राइस बट एट 26% डिस्काउंट, यानी जो एक मतलब हम कह सकते हैं शॉप 1 में जो है वो 20% डिस्काउंट है और शॉप 2 में जो डिस्काउंट है वो क्या है 26% है, बट दोनों जगह एमआरपी क्या है सेम है। आरी बात समझ में, कह रहा है कि उसने एक जगह से परचेज किया 20% के डिस्काउंट पे, बट वो क्या देख रही है कि सेम आर्टिकल सेम लेवल प्राइस यानी सेम एमआरपी पे 26% डिस्काउंट पे दूसरी शॉप में अवेलेबल है, ठीक है। इफ सी हैड बॉट इट एट दैट शॉप सी वुड सेव द ₹40। अब बताइए यहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है और यहां पे आपको 26% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कितने का होगा 6% का होगा, ठीक है। 20% डिस्काउंट, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कितने का होगा 6% का, और इस 6% की वैल्यू दिया हुआ है कितना 40 रुपीज की, उसको 40 पे बचते हैं। देन द लेवल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ठीक है। आरी भाषा में तो पूछा जा रहा है कि लेवल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है, तो आपको पता है दोनों में डिफरेंस कितने का है 6% का। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड चल रहा है। लेवल प्राइस, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो 1% की वैल्यू 40/6, तो 100% की वैल्यू 4000/6 यानी 364036 66.666 रुपीज होगा इसका क्या लेवल प्राइस यानी एमआरपी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। क्लियर, क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि एक जगह डिस्काउंट 20% का, एक जगह डिस्काउंट 26% का, दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस 6% का। इस 6% की वैल्यू दी हुई है, यहां से हमने 100% की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे क्या कह रहा है आपका, देन सी रिटर्न हर होम इन द सेम बोट, यानी जिस बोट से गई थी उसी बोट से अब वो वापस आ रही है, ठीक है। नाउ इफ द बोट टुक्स 8 आवर लेस टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि उसको जाने में 16 आवर्स लगे थे, तो अब जब वो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब वो यहां से यहां वापस आ रही है तो उसको कितना लग रहा है 8 आवर्स। क्लियर, अब उसको जो टाइमिंग लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका 8 आवर्स, ठीक है। नाउ इफ द बोट 8 आवर्स लेस टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, बोट की जो स्पीड है वो क्या है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट की जो स्पीड है वो क्या है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट फ्रॉम मॉल टू हर होम, यानी मॉल से वो कहां आ रही है, यहां पे वो मॉल थी, अब वो अपने घर आ रही है, ठीक है। तो घर आने में जो टाइम लग रहा है, फिर से क्वेश्चन को करते हैं। टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन 11, ठीक है। आप देखिए डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ और उसको आना कैसे है आपका, जो उसको कवर करना है वो कैसे करना है आपका डाउन स्ट्रीम। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब यहां पे जो स्पीड बना वो क्या बना 12, डिस्टेंस पूछा जा रहा है टाइमिंग कितना है 8, यानी यहां से डिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 96 किलोमीटर। ये जो 8 आवर्स है इसको बस उसने पिछले से रिलेट किया था कि जो उसको 16 आवर्स लग रहा था उसका हाफ टाइम यानी 8 आवर्स, बोट की भी स्पीड है करंट की भी स्पीड है, तो डिस्टेंस हमें मिल गया क्या 96 किलोमीटर। ये आपका और आसान था क्वेश्चन, तो यहां पे हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट मॉल टू द हर, ठीक है। अब आती है इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इतना, स्पीड ऑफ इतना, टोटल बाय द बोट फ्रॉम मॉल टू हर हस्बैंड, ठीक है। अब आगे कह रहा है हर हस्बैंड बॉट अ मिक्सचर, अब यहां से फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। हर हस्बैंड बॉट अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, यानी इस मिक्सचर में क्या है मिल्क एंड वाटर,
ठीक है, विच 33 होल 1/3% इज वाटर, यानी एक पार्ट आपका क्या है, वाटर है, तो 2 पार्ट आपका क्या होगा, मिल्क। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो घर पे आती है तो उसके हस्बैंड ने एक मिक्सचर लाया किसका, मिल्क एंड वाटर का, जिसमें 1/3 पार्ट क्या है, वाटर, तो ऑब्वियस बात है 2 पार्ट क्या होगा, मिल्क। क्लियर। अब आगे क्या करा, फ्रॉम दैट शिवांगी यूज 15 लीटर ऑफ द मिक्सचर, इसमें से उसने 15 लीटर मिक्सचर को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो आपको पता है जब भी कोई चीज मिक्स होती है और अगर मिक्सचर को हम बाहर करते हैं तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी भी रेशियो क्या रहेगा, 2:1। क्लियर। एंड आस्क हर हस्बैंड टू बाई 4 लीटर ऑफ मिल्क, यहां पे उसको क्या कर रहा है, वो 4 लीटर मिल्क एंड 5 लीटर वाटर, और 5 लीटर क्या किया जा रहा है, वाटर। देन द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 16:9, यानी फाइनल जो रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 16:9। अब देखिए यहां पे 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें और चाहें तो आपका वेरिएबल लगा के 2x + x 2x + 4 x + 5 = 16:9, यहां से आप यहां की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये क्या बनेगा, 2:1 मिल्क एंड वाटर, फाइनली 16:9। इसकी क्वांटिटी 4 लीटर, इसकी क्वांटिटी 5 लीटर, 9 × 18 16। ठीक है, यानी आपका 2 की वैल्यू जो होगी यहां से 2 पार्ट की वैल्यू 80 और 36 यानी 44। क्लियर। आप यहां पे करेंगे 9 2 × 18, 16 1 × 16, तो 18 - 16 2, 16 5 × 80, 9 4 × 36, 80 - 36 यानी क्या हो गया, 44। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए ये कितना आपका 44, 2 की वैल्यू 44 है। ठीक है, और यहां पे ये टोटल पार्ट कितना है, 3। ठीक है, 2 की वैल्यू 44 और टोटल पार्ट कितना है यहां पे आपका 3। तो अब यहां पे देखिए उसने 15 लीटर क्या निकाला था, मिक्सचर निकाला था। तो 2 की वैल्यू 44, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 66, यानी यहां पे जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, 66 लीटर। और ये मिक्सचर कब बना है, 15 लीटर विड्रॉ करने के बाद। तो जब हमें पीछे जाना होगा तो इसमें 15 लीटर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब हम 50 लीटर को ऐड करेंगे तो यहां पे क्वांटिटी आ जाएगी 81 लीटर। बात समझ में आ रही है, फिर से मैं बता देता हूं कि यहां पे 2 रेशियो की वैल्यू 44, यहां पे टोटल मिक्सचर कितना है 3, तो 3 की वैल्यू 66। स्टार्टिंग के मिक्सचर से हमने 15 लीटर विड्रॉ किया था तब 66, तो हमें स्टार्टिंग में जाना के लिए 15 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मिक्सचर कितना हो गया 81 लीटर, और यहां पे मिल्क का पार्ट कितना है 2 आउट ऑफ 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 27, 27 नहीं 54, यानी 54 लीटर्स हमारा क्या आ जाएगा, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर। चलें इसको नोट करें, अब जगह है नहीं कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन करें, तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लें पहले आप। अब देखते हैं हम लोग इसी का लास्ट पार्ट क्या करा। शिवांगी गॉट हर सैलरी क्रेडिट इन हर अकाउंट इफ शी इन्वेस्ट ₹18,300 पार्सली इन स्कीम ए एंड स्कीम बी, यानी उसके अकाउंट में उसकी सैलरी आ गई 18,300 इन स्कीम ए। स्कीम ए में क्या कर रही है वो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, एंड स्कीम बी में 10% सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 ईयर्स। कदा बोथ स्कीम गिव्स इक्वल इंटरेस्ट, यानी दोनों जो स्कीम हैं वो आपका इक्वल इंटरेस्ट दे रहे हैं। देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, कदा दोनों स्कीम में क्या है, इक्वल इंटरेस्ट। तो आप देखिए यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है 10 10 10 का 10 यानी 21%। क्लियर। यहाँ पे 4 साल का सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका 40%। क्लियर। कदा दोनों स्कीम का इंटरेस्ट क्या है, सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो ए का 21% इक्वल टू बी का 40%। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल। a बाई बी इक्वल टू 40/21, तो a प्लस बी 61 की वैल्यू अपने पास क्या है 18300,
तो 1 की वैल्यू 300। हमसे क्या पूछा गया है कि स्कीम ए में उसने कितना इन्वेस्ट किया, यानी कितना 40 की वैल्यू, तो 40 की वैल्यू 12,000। बस आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। 18,300 उसकी सैलरी है, ए में 10%, बी में 10%, बट ये 4 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है और ये 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ पे 21%, यहाँ पे 40%। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है दोनों का सम ये दिया हुआ है, 1 की वैल्यू, यहाँ से 40 की वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 से 4 चीजें की। एक तो आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके पीछे वाला आपका क्या था, मिक्सचर एंड एलिगेशन था, ठीक है। उसके पहले आपका क्या था, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस पे था। पहला आपका क्या था, बोट एंड स्ट्रीम पे था। तो इस तरह के डीआई आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। सीता एंड गीता साइक्लिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, 1 फ्रॉम पॉइंट ए, यानी एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया आपका बी। ए से कौन चल रहा है, सीता, और बी से कौन चल रही है, गीता, ठीक है। यानी यहाँ पे सीता और इधर से ये गीता। सीता लेफ्ट पॉइंट ए 6 hours later than गीता पॉइंट लेफ्ट एंड इट टर्न आउट ऑन देयर मीटिंग दैट सीता हैड ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर लेस देन गीता। यानी कहीं पे ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तो कह रहा है कि एक तो ये इसके 6 घंटे बाद चल रही है, दूसरा इससे 12 किलोमीटर कम चल रही है। यानी हम अगर पॉइंट सी की बात करें और हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस x किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस इससे कितना कम कर चल रही है, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, x माइनस 12 किलोमीटर। क्लियर। आगे क्या कह रहा है कि जो सीता जो है वो 6 घंटे बाद चल रही है। 6 घंटे बाद चलने का मतलब ये हो गया कि अगर गीता को यहां से यहां आने में t टाइम लग रहा है, तो सीता को यहां से यहां आने में t माइनस 6 आवर्स। क्लियर। अगर इसको t आवर्स ही लिख लीजिए, टाइम छोड़िए, t आवर्स, तो इसको लगेगा t माइनस 6 आवर्स। क्लियर। यहां तक तो ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आफ्टर देयर मीटिंग दे केप्ट साइकिलिंग विद द सेम स्पीड, यानी जो भी इनकी स्पीड थी उसी की स्पीड से ये चल रही हैं आगे भी। यानी यहां से यहां फिर सीता चल रही है। अगर मैं यहां से यहां की बात करूं सीता, और यहां से यहां की अगर बात किया जाए तो गीता, ठीक है। तो कह रहा है इनको जो टाइमिंग लग रहा है, सीता अराइव 8 hours लेटर एंड गीता अराइव्स 9 hours। यानी सीता को यहां से यहां आने में 8 hours और गीता को यहां से यहां आने में 9 hours। तो पूछा जा रहा है दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है और वो स्पीड क्या है। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया। सीता और गीता 2 पर्सन हैं, दोनों अपने अपने जगह से चल रही हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। यहां पे जो दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ कि इनको जो टाइमिंग लग रहा है वो इससे 6 घंटे बाद चल रही है, यानी इसको यहां से यहां आने में 6 घंटे कम लगेंगे, और डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर कम है। तो अगर इसका डिस्टेंस x होगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 12 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं किसी एक के लिए। जैसे अगर हम बात करें AC के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर AC के लिए, ठीक है। तो AC के लिए अगर हम बात करें सीता और गीता, और यहां पे मैं लिखता हूं टाइम, तो सीता को AC जो दाने में टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, t माइनस 6। क्लियर। सीता का जो टाइम लगेगा t माइनस 6 और गीता का जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, 9। तो अगर ये टाइम है तो आपको पता है स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये वाला पर्टिकुलर क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या हो जाएगा इनवर्सली, यानी 9। तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 6। क्लियर। ऐसे ही अगर हम BC के लिए बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा सीता और यहाँ पे मैंने लिखा गीता, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम। तो BC के लिए जो सीता को टाइम लग रहा है, देखिए सीता यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ, यानी 8, और गीता को जो टाइम लग रहा है वो क्या है, t। तो अगर ये टाइम है तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, t और 8। क्लियर। स्पीड क्या हो जाएगा इनका, t और 8। अब देखिए जब इनकी स्पीड सेम है तो स्पीड को हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीता और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गीता। तो सीता ओवर गीता यानी 9t माइनस 6 और यहाँ से t बाई 8, यानी 72 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60, यानी यहाँ से t की वैल्यू आ गई 12 आवर्स। यानी जो t की वैल्यू है वो अपने पास क्या है, 12 आवर्स।
यानी यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना लग रहा है 6 आवर्स, ठीक है। गीता को कितना लग रहा है 6 आवर्स, और यहाँ से यहाँ भी क्या होगा आपका 12 आवर्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का टाइमिंग क्या होगा 6 आवर्स। टी की वैल्यू अपने पास आ गई है 12 आवर्स, ठीक है। यानी अब हम देखते हैं तो 12 आवर्स मतलब यहाँ पे 6 आवर्स, तो हम सीता की स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है x माइनस 12 और टाइम इसको कितना लग रहा है आपका सीता को 6 आवर्स। ये यहाँ से स्पीड बनी और यहाँ से डिस्टेंस कितना है x और टाइम इसको कितना लग रहा है 8 आवर्स। इसको बस कैलकुलेट कर देते हैं 3 और 4 यानी 4x माइनस 48 इक्वल टू 3x देन x इक्वल टू 48 किलोमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है 48 किलोमीटर और सीता को जो टाइम लग रहा है वो कितना है 8 आवर्स। तो जो सीता की स्पीड होगी वो हो जाएगी 48/8 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर था। टी की वैल्यू क्या हो गई 12 आवर्स। टी की वैल्यू 12 आवर्स। तो हम सीता की स्पीड पूछ रहा है तो सीता के लिए सॉल्व करते हैं। तो इस डिस्टेंस को जाने में सीता को टाइम 6 आवर यानी ये इसकी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम और इसको जाने में आपका 8 आवर्स। दोनों के इक्वेट किए, इससे क्या मिल गया डिस्टेंस, क्योंकि जब तक एक्चुअल डिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक एक्चुअल स्पीड पता नहीं होगा। तो ये डिस्टेंस 48, टाइमिंग कितना 8, तो स्पीड क्या हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। चलें इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम लोग आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन क्या करा। सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 1 इज रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अ स्टूडेंट केम along the erase one number, the average of remaining number is 35/7/17। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है बट इसमें है क्या कि आपको पूरा का पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग थोड़े से एग्जांपल लेते हैं फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, डायरेक्टली इसका आंसर आप कर पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो आपको पता है जो इसका एवरेज होता है वो मिडिल वाला नंबर होता है, या इसी को फाइंड करने का क्या लिखते हैं हम फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यही हमारा एवरेज होता है जब भी कोई सीरीज क्या हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारा एवरेज होगा वो क्या होगा 4 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात करें तो एवरेज हमारा क्या होगा 4 होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। एवरेज क्या होगा हमारा 4 होगा। अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक वर्ड होता है आपका डेविएशन। अगर हम एवरेज से ज़्यादा की वैल्यू को हटाएंगे तो एवरेज हमारा क्या होता है डिक्रीज होता है। एवरेज से कम की वैल्यू को हटाते हैं तो एवरेज हमारा क्या होता है इंक्रीज होता है, और एवरेज के इक्वल वैल्यू को हटाते हैं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि अगर मैं 4 को हटा दूं इसमें से तो अगर मुझे एवरेज पता करना है तो क्या लिखेंगे 1 + 2 3। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैं पहले किसको हटा रहा हूँ 4 को। वैसे आप सब लोग को पता होगा फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर मैंने 4 को रिमूव किया यहाँ से तो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 5 11 11 17 7 24 यानी नंबर कितने हैं 24। टोटल नंबर कितने हैं 6 यानी एवरेज कितना आया 4। तो अगर हमने एवरेज के इक्वल हटाया तो हमें क्या है एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी हम कह सकते हैं नो चेंज। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं वैल्यू एवरेज से लेस हटा रहा हूं, ठीक है, यानी जो वैल्यू है वो क्या है एवरेज से लेस है। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने हटा दिया 2 को, तो जब मैं 2 को हटाऊंगा तब मुझे एवरेज निकालना होगा। तो 1 3 4 4 8 5 13 6 19 7 26 यानी 26/6 यानी 4 2/6, ठीक है, यानी 4 1/3। क्लियर। यानी आप देख रहे हैं कि एवरेज क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। अब मैं अगर एवरेज से बड़ी वैल्यू को हटाता हूं, सपोज दैट मैंने हटा दिया 5 को, तो जब मैं 5 को हटाऊंगा यानी एवरेज से बड़ी वैल्यू को हटा रहा हूं, जैसे मैंने क्या ले लिया 5, तो आपको पता है 1 2 3 3 6 4 10 6 16 7 23 यानी 23/6 यानी 5/6। क्लियर। यानी एवरेज यहां पे क्या हो गया डिक्रीज हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यानी कभी भी अगर आप एवरेज के इक्वल वैल्यू हटाएंगे तो कोई भी चेंजेज नहीं, एवरेज से कम की वैल्यू हटाएंगे तो एवरेज क्या होता है इंक्रीज,
और एवरेज से ज़्यादा की वैल्यू हटाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक बोला जाता है कि उसने आया एक नंबर को हटा दिया या एक नंबर को ऐड कर दिया, दोनों केस समझते हैं हम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर को हटा रहे हैं, सपोज दैट 2 को हमने हटा दिया और क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब हमारा जो न्यू एवरेज है वो क्या है, 4 1/3 है। चूंकि ये एग्जांपल आपके सामने है, इसी से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले इसको समझते हैं कि जो हमारा एवरेज है वो क्या है, 4 1/3 है। तो अब देखिए आपका जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, तो जो एग्जैक्ट एवरेज होगा वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर होता, तो 6 नंबर होता तो एवरेज क्या होता, 3.5 होता, और आपका 7 नंबर है तो एवरेज क्या है, 4 है। यानी कभी भी अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो एवरेज या तो 0.5 होगा या तो एग्जैक्ट नंबर होगा। तो ये हमें दिया हुआ था, हमें पता है कि यहाँ पे एवरेज क्या है, 4 है। एवरेज 4 का मतलब कहीं ना कहीं टोटल जो नंबर थे वो हमारे पास कितने थे, 7 थे। आ रही बात समझ में, क्योंकि अगर एवरेज 4 से 5 हो जाएगा तो नंबर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 4.5 होगा तो नंबर कितने होंगे, आपके 10 होंगे। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, एवरेज कितना है, 4 है। एवरेज 4 का मतलब टोटल नंबर कितने थे, 7 थे। क्लियर, क्योंकि एवरेज थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, उस नंबर को हम बाद में पता कर लेंगे। यानी अगर यहां पे मैं बात करूं कि एवरेज आपका 35 7/17 हो रहा उस नंबर के हटाने के बाद, यानी क्लियर है कि अगर हम 35 की बात करें तो नंबर इसका डबल यानी 70, और 70 से 1 कम यानी कितना रहा होगा, 69 अगर नंबर रहे होंगे तो उस केस में एवरेज हमारा क्या रहा होगा, 35। क्लियर है ये बात। जैसे यहाँ पे देखिए एवरेज 4 है तो नंबर कितने हैं, 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एवरेज कितना है, 35 7/17 हो रहा है, यानी पूरा का पूरा तो बढ़ नहीं रहा है, यानी कहीं ना कहीं कंप्लीट नंबर हमारा क्या रहा होगा, 35 रहा होगा। 35 का मतलब नंबर कितने रहे होंगे, 69। जैसे यहाँ पे नंबर कितने रहे होंगे, 4। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, जब हम उस नंबर को हटा रहे हैं तो एवरेज क्या हो रहा है, 1/3 इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। जब हमने 7 नंबर से क्या कर दिए, 6 नंबर कर दिए, तो एवरेज 1/3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज होने का मतलब ही है कि वो नंबर एवरेज से क्या रहा होगा, कम रहा होगा। क्लियर। तो ये 1/3 1/3 1/3 सारे नंबर में ऐड हुआ होगा। आपको पता है जो चेंजेज एवरेज में होता है वही चेंजेज ईच नंबर में होता है। जो चेंजेज एवरेज में होगा वही चेंजेज क्या होगा, ईच नंबर। जैसे हम सारे नंबर को एक एक बढ़ा दें तो ऑटोमेटिक आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, एक एक बढ़ जाएगा। तो 1/3 सब में चेंज हुआ होगा, तो 1/3 सब में चेंज होने का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो 1/3 इंटू 6 यानी चेंजेज कितने का हुआ होगा, 2 का हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे चेंजेज कितने का हुआ होगा, 2 का चेंजेज हुआ होगा। क्लियर। तो 2 के चेंजेस का मतलब जो नंबर होगा वो एवरेज से 2 क्या रहा होगा, कम रहा होगा। यानी एवरेज से 2 कम यानी वो नंबर क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। क्लियर। एक नंबर पे और मैं समझाता हूं। सपोज दैट हमने 2 को ना हटा के, यहाँ पे ये पूरा का पूरा डेविएशन हमने 1 को हटा दिया, समझिए। अब हम 1 को पता लगाते हैं। तो 1 को हटाने का मतलब हमें पता है 1 हमने हटा दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब नंबर हमारे पास कितने हैं, 6। एवरेज 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 22 6 यानी 6 चौके 24, 3/6 यानी 4 1/2। क्लियर। यानी न्यू एवरेज क्या आ गया, 4 1/2। क्वेश्चन हमारे ये है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ नंबर की सीरीज थी, उसमें से एक नंबर को हमने हटाया। अब हमारे पास न्यू एवरेज क्या है, 4 1/2। तो ये 4 हमें बता रहा है कि टोटल नंबर कितने थे पहले, टोटल नंबर पहले कितने थे, 7, क्योंकि 7 नंबर का ही एवरेज क्या होगा, 4 होगा। अब करा एक नंबर को हमने हटाया तो 1/2 इंक्रीज हो रहा है। तो 1/2 इंक्रीज होने का मतलब 7 नंबर से कितने हो गए, 6। यानी वैल्यू कितने की इंक्रीज हुई, 3 की। तो 3 इंक्रीज होने का मतलब वो एवरेज, वो जो नंबर होगा वो एवरेज से क्या रहा होगा, 3 कम रहा होगा, तभी तो 3 छोड़ के जा रहा है। यानी 4 - 3 यानी क्या रहा होगा, 1। क्लियर। चलिए, अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये क्वेश्चन आते हैं। यानी पहले नंबर कितने थे आपके, 69। तो 69 नंबर का एवरेज क्या है, 35। अब हम एक नंबर को हटा रहे हैं तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 68। एवरेज में चेंजेस कितने का हो रहा है, 7/17 का। तो टोटल चेंजेस, जैसे यहाँ पे एवरेज में चेंजेस हो रहा था 1/2 का, तो 1/2 इंटू 6 जितने नंबर थे, तो 7/17 भी सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटू 68, यानी कितना, 28। यानी वो जो नंबर रहा होगा और जो एवरेज है उसमें कितने का गैप है, 28 का। यानी 35 - 28 यानी वो पर्टिकुलर नंबर क्या रहा होगा,
7। क्लियर? तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, बस इतने ही में क्वेश्चन खत्म, यानी क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए आज की क्विज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।